first of all, I'd like to say a big thank you to Aditi, Abhishek, and to Archana ma'am for inviting me here and getting me to conduct this workshop. And most importantly, it is not very common to find organizations that are willing to invest in training you regarding your personal needs, your personal development, and that to a group of women. It's so amazing to see that here we are, a group of women sitting together and having a candid conversation about our finances. Usually क्या होता है कि रूम में जब men and women होते हैं तो दोनों का approach finance की तरफ अलग होता है. As women, we are very emotional. So we have a very very emotional connect with money, and हम हर चीज़ में अपने थोड़े emotions भी लाते हैं, which can be a very good thing if we use it in the right way, right? Whereas men tend to be very very technical. सीधा how पे आते हैं कि अच्छा कहाँ पे डालना है, कैसे डालना है, and move forward. That's it, right? And as women, we are also very very mindful of how we want to use our money. We want to have a purpose behind how we use, and that makes us very very different, and the kind of value that we can bring to the society, to the economy, by using money in the right way, right? I think उसका जो power है, I think that is unimaginable. तो आज इस सेशन के थ्रू मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक तो you should leave the session feeling more confident with money. तो जो भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एक्सपेक्टेशन हो, आप शुरुआत में ही बता दीजिए. तो शुरू हम ऐसे ही करते हैं कि आप पहले मुझे बताइए कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस वर्कशॉप से. तो जब आप फाइनेंशियल वेलबींग वर्ड सुनते हैं and you're all here for a full 5-hour workshop, so what is going on your mind? So what is the one thing that can help you feel more confident? तो मैं आपसे सुनना चाहूँगी. तो आप कोई बताना चाहेगा? हाँ बोलिए. अमाउंट जमा करते हैं या कोई पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहले ये सेफ है या नहीं है लेना. कुछ बैंक ऐसी होती है चीट कर जाती है, तो कुछ तो हम लोग इस वजह से डर जाते हैं. जब मैंने प्रैक्टिकली देखा है और सुना है जिन्होंने वापस अपना रिफंड किया है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो अमाउंट नहीं मिलता है जो आप सोचते हैं कि नहीं मुझे अपना 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो आपको बताते हैं कि नहीं इतना होगा, 15% मैक्सिमम जाता है. तो मैंने लेकिन पर्सनली नहीं देखा कि ये अमाउंट जाता है, तो मेरे को सिर्फ को लेके डाउट है. म्यूचुअल फंड के बारे में भी बोलते हैं कि मार्केट रिस्क पे ही आप ले सकते हैं, लेकिन वो शेयर मार्केट पे बेस, तो उसमें करना मतलब काफ़ी टाइम से मैं उसको सोच रही हूँ कि करूँ, लेकिन यही मार्केट रिस्क का सोच के फिर नहीं कर पाती. बहुत सारे जार्गन्स यूज़ करते हैं जो भी मार्केटिंग वाले लोग आते हैं, एंड वी आर नॉट वेल वर्स्ड विद दैट. तो अगर उन जार्गन्स पे भी टच अपॉन किया जाए एंड व्हाट डू दे मीन सिंपली, तो दैट आल्सो विल बी हेल्पफुल. ओके ग्रेट. सो जार्गन जो ये लोग ये सारे इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, उनका क्या मतलब, हम लोग जब ये सब सुनते हैं वी आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ इट कि ये लोग बोल क्या रहे हैं. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट जार्गन फॉर आवरसेल्व्स? तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है थ्रू नर्डी बर्ड फाइनेंशियल वेलनेस, जो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले शुरू किया, इसका होल आइडिया यही है कि आई वुड लाइक टू सी वुमेन अराउंड द वर्ल्ड फीलिंग कॉन्फिडेंट विथ मनी. एंड एवरी डे जब आप मनी के साथ आपका कोई भी ट्रांजैक्शन हो, या तो आप सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, वो आप कॉन्फिडेंस से करें. तो वो कॉन्फिडेंस अभी जो है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ लैकिंग? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट. सो मेरे मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं, जो लेडीज़ मेरे पास आते हैं इस बारे में, हमेशा जो भी ये इमोशन रहता है ना, इट्स ऑलवेज अ नेगेटिव इमोशन कनेक्टेड विद मनी. एक है इनसिक्योरिटी, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर अराउंड मनी. फिर दूसरा बोलते हैं कि आई कीप वरिंग अबाउट माई मनी, कि एम आई सेविंग इनफ, एम आई इन्वेस्टिंग इनफ. ये इनफ वर्ड बार बार मैं सुनती हूँ कि जो मैं अर्न कर रही हूँ वो इनफ है क्या. एंड ऑल्सो अ सेंस ऑफ डाउट, डिससेटिस्फैक्शन. तो ये सारे वर्ड्स का जब मैंने थोड़ा डीप में गई, इनके साथ कॉन्वर्जेसन किया, थोड़ा समझने की कोशिश की कि इसका रीज़न क्या है. तो ये जो आप ऊपर सेंटेंस देख रहे हैं, सबका पहला क्वेश्चन यही है. ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, ये जो मिसट्रस्ट है, ये जो वरी है या लैक ऑफ क्लैरिटी है, ये जो जार्गन है जो कंफ्यूजिंग लगता है, इस सब का मेन रीज़न, रूट कॉज एक ही है, विच इज़ आई डोंट नो हाउ मच मनी इज़ इनफ फॉर मी. सो बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गो लिटिल डीपर, ठीक है, आई लाइक टू गिव यू वन एक्सरसाइज. आप अपने नोटबुक में
एक बड़ा सा एग बनाइए बट विथ योर नॉन डोमिनेंट हैंड, जिस हैंड से आप नहीं लिखते उस हाथ से एक बड़ा सा एग बनाइए। अभी इसमें आप नीचे से शुरू करके पिक्चर्स बनाएंगे। तो ऐसे आप सेक्शंस बनाते जाइए। और सबसे ऊपर आपका सबसे रीसेंट मेमोरी आएगा, सबसे लेटेस्ट जो आपका मेमोरी है मनी से रिलेटेड। What was one of the memories which was most important? इसमें आपको कौन सी मेमोरी वो बहुत इंपॉर्टेंट लगी जिसके वजह से आपकी लाइफ, मतलब उसका आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट था? इट हैज शेप्ड योर लाइफ इन सम वे। आपका नाम बताइए फिर। Good afternoon, everybody. This is Arpita from National Projects team. So, prior to my MBA, I was working in a IT firm. So when I just thought of doing my MBA, so I thought that why not I use my money that I had kept in my savings for my MBA purpose. So the first thing that was needed for doing an MBA was a laptop, and they had mentioned the configuration also. Right. So that was the time when I spent some proportion of my money from the savings that I had done to buy a laptop. And although I had many laptops, even our company also provided us laptop, but that laptop was something that is very special to me, and that showed me that even if you save a penny, it sums up to a large amount. Lovely, fantastic share. And how did you feel when you bought that laptop? It gave me a sense of confidence. I felt empowered that I did not have to ask my parents because doing MBA was my decision. So spending for it should also come upon my head. So Thank you so much for sharing. और कोई कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैं बहुत निराश हो गई थी कि मुझे स्टडी नहीं करना, क्योंकि मेरा ड्रीम होता है बचपन में कि हमें क्या करना है या क्या बनना है। मुझे इंजीनियरिंग करना था क्योंकि बहुत क्रेज था उस टाइम पे 92 Right. में, तो बहुत क्रेज था कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है। और फ्रेंड्स दैट एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज, बट माय फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम नॉट गुड, सो 1 year I gap study. So my mother increased me. Right. My mother increased me. So again I started private college. So I study BCA. I choose a BCA. So money is very more important because sometimes I'm not complete my dreams. But it's depend on money. It's Right. financial problem. So आपको इससे ये सीख मिली है that for any of your dreams or aspirations, कुछ भी हो लाइफ में, तो मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और कोई शेयर करना चाहेंगे? लाइक मैंने कुछ खरीदा नहीं है, बट मैंने ऑनलाइन जो कैंपेन्स जो चलाते लाइक सेविंग काउस एंड सेव साधुस माताजीज एंड ऑल, तो मैंने उसके लिए डोनेट किया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपने ऊपर या किसी के लिए कुछ ऐसा इन्वेस्ट तो नहीं किया, बट हाँ Fantastic. साधुस एंड ऑल। राइट। एंड हाउ डू यू फील? आप फील कैसे करते हो जब आप किसी को ऐसे हेल्प करते हो? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आप नोटिस करोगे कि इस सब का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए लाइफ में क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक बार आप वो समझ जाओगे ना, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन अबाउट हाउ मच मनी इज इनफ, इजंट इट? लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल वेलबींग देन? इस सब में फाइनेंशियल वेलबींग का क्या मीनिंग है? फाइनेंशियल वेलबींग इज बेसिकली दिस, इट इज़ हाउ यू फील इमोशनली अबाउट मनी। आपके पास बहुत सारा वेल्थ, आप करोड़पति हो सकते हो, यू कैन बी अ मिलियनेयर, अ बिलियनेयर एंड स्टिल बी अनहैप्पी, इजंट इट? मतलब ऐसे इतने सारे लोग हैं दुनिया में हु हैव एवरीथिंग, दे हैव यू नो द बेस्ट कार्स, द बेस्ट बंगलोज, मतलब सब कुछ है लाइफ में, बहुत पैसे हैं, बट आर दे हैप्पी? एंड वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम आर नॉट हैप्पी? सम आर हैप्पी, सम आर नॉट हैप्पी, राइट? सो आई थिंक इसमें मेन चीज़ ये है कि आप पर्पस जो आपका है वो अगर उसमें आप क्लियर हो, आप उसमें अवेयर हो कि मेरा ये दिस इज़ व्हाट मेक्स मी हैप्पी, कि ये मेरी पर्पस है, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे एस्पिरेशंस हैं, उसके बाद मनी वाला जो पार्ट है ना उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। you will get that confidence, but first you need to understand why is money important to you, and money is important to you for you to be able to achieve and accomplish all that is important to you in life. Agree or disagree? Right? So
फाइनेंशियल वेलबींग पे बहुत स्टडीज़ हुए हैं एंड फाइनली जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने वो भी इसी बात पे आए हैं कि फाइनेंशियल वेलबींग बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है. इस पर आप एक नंबर नहीं डाल सकते कि आपके पास अकाउंट में 100 crores रुपीज़ हैं तो आप आप फाइनेंशियली वेल हो. दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. देयर आर पीपल विथ लेस मनी हु आर हैप्पी, देयर आर पीपल विथ मोर मनी हु आर हैप्पी, देयर आर पीपल विथ मोर मनी हु आर अनहैप्पी एंड who have less money and are unhappy. So it is not related. The whole idea of financial well-being is how satisfied and how confident do you feel with these two factors. That your money allows you the freedom to do what you want to do in life, number one. Two, it offers you security कि by chance कोई बड़ा emergency आ गया, बहुत बड़ा expense suddenly आ गया कहीं से, ठीक है. वो sudden expenses के बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे. पर इन दो चीज़ों में फ्रीडम ऑफ चॉइस कि आई हैव इनफ मनी कि आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. आई एम नॉट फोर्स्ड टू डू समथिंग विच मेक्स मी अनहैप्पी, राइट, नंबर वन. एंड टू, आई हैव दैट सिक्योरिटी कि गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन्स, आई हैव मनी टू फॉल बैक ऑन. तो इसका बेस्ट जज कौन है? हम खुद हैं. तो इसी के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. So how do you then increase your level of financial well-being? तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि how do I feel more happy. अभी मेरे पास स्कूटर है, उसके बाद कार, फिर मेरे गोल्स तो चेंज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे जितना पैसा आएगा. So then you have to decide for yourself about what your plan is going to be in life, right? So what are the things that you want to achieve in your life, accomplish in your life? Do you want to travel, right? Do you want to have a family? Do you want to have kids? Is that something that makes you happy? Right? Do you want to, I don't know, buy a car? Do you want to buy a two-wheeler? Do you want to buy a nice laptop? Right? What is it that you will be happy with? So for example, if I talk about myself, so for me it is very important that I get to spend a lot of time with family. उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है. So then I had to decide if I want to do a full-time job or do I want to be self-employed, right? तो इसमें मनी का क्या एंगल है? एंगल ये है कि आई डोंट हैव द सिक्योरिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट जॉब. अब ये सब मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, एंड आई नीड टू फिगर आउट व्हाट टू डू. बट इसमें ऑलवेज लाइक एज आई नेविगेट लाइफ, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर फॉर मी कि जो भी मैं चॉइसेस करूँगी मेरे लिए फैमिली नंबर वन वैल्यू है. एंड सेकेंड बिग वैल्यू फॉर मी इज़ ट्रैवल, कि मुझे ट्रैवलिंग के लिए हर साल थोड़े पैसे अलग से रखने ही रखने हैं. तो अभी वो ट्रैवल के पैसे कहाँ से आएंगे? So then I have to think now of an action plan. So that is where my financial action plan becomes very important. That if I want to find time to spend with my family, and if I want to find time to travel, and I want to have a long-term peace of mind कि जब मैं 55-60 years की हो जाऊँ तो I have enough money in my bank account to not have to work for money, right? So then my bank account I'm able to draw every month. And I have enough money to take care of my expenses till I am alive. So before we get into the action plan, आपके सबके पास एक शीट है जिसमें हम बैठ के अभी फाइनेंशियल एक्शन प्लान बनाने वाले हैं, राइट? पर उसके पहले अगर आप देखो, there is something called the wheel of life. एक बार आपको पता चले कि अच्छा ये जो मेरा गोल है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों की पढ़ाई, मुझे पता है कि ये 13 साल या 15 साल दूर है, मुझे उनको कॉलेज एजुकेशन उनका फंड करना है. तो नाउ दैट आई नो कि इट इज़ 13 to 15 years अवे, अब मैं सोच सकती हूँ कि इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल होगा, कहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए, राइट? एंड उसको किस रेट ऑफ रिटर्न से मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जिससे आई गेट दैट एग्जैक्ट अमाउंट विच आई नीड एट द एंड ऑफ 15 years, फॉर एग्जाम्पल. सो व्हाट कैन अ फाइनेंशियल गोल डू फॉर यू? एक तो वो आपको रिमाइंड करेगा बार बार, आपके पास एक प्लान होगा और उसको देख के आपको झट से मतलब रिमाइंडर मिलेगा कि अच्छा इन चीज़ों के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों के लिए मुझे प्लान करना है टू बी एबल टू अचीव दिस गोल बाय अ सर्टन टाइम, राइट? एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, फाइनेंशियल गोल में एक और एंगल होता है अमाउंट. क्या अमाउंट मुझे इसके लिए सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, और उस अमाउंट का भी आप एक गेस वर्क लगा सकते हो. आप कभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट तो आपको आने नहीं वाला, बट यू शुड एटलीस्ट हैव अ बेस्ट गेस कि दिस कुड बी द अमाउंट दैट आई नीड टू सेव अप फॉर दिस गोल, राइट? और उस अमाउंट को लेके यू कैन स्टार्ट वर्किंग फॉरवर्ड टू से कि अच्छा अगर मुझे
मान लीजिए 1000 रुपीज़ बाय एंड ऑफ दिस ईयर करना है, तो 1000 रुपीज़ के लिए हर महीने मुझे कितना अमाउंट डालना पड़ेगा in order to get 1000 rupees at the end of 1 year. Simple example, right? तीसरा है that it tells you what action steps you need to now. एक बार आपको पता है कि ये अमाउंट मुझे सेव करना है 15 साल में स्कूल एजुकेशन के लिए, और this is the amount I need to contribute every month to an SIP and invest, or to reach that goal. It gives you a clear action plan कि अच्छा this is the amount I need to save every month and this is where I need to put the money. और ऐसा भी हो सकता है कि करंटली आपके पास उतना सरप्लस नहीं है कि आप उसके लिए इन्वेस्ट कर पाओ, पर एटलीस्ट आप अभी सोचना शुरू कर सकते हैं कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ से इसके लिए एडिशनल अर्निंग की ज़रूरत है, या मुझे अपने खर्चे कम करने हैं, राइट? तो उस पर भी अभी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. सो लेट अस डू एन एक्सरसाइज. और मैं थोड़ा ये साइंटिफिक रीज़न भी आपको बताना चाहती हूँ गोल्स के बारे में. तो गोल्स पे भी बहुत रिसर्च हुआ है. सो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हमारे ब्रेन के पीछे देयर इज़ अ स्मॉल पेंसिल लाइक थिंग कॉल्ड RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. और ये RAS क्या करता है कि अगर आप RAS को ना आर्टिफिशियल इन्फॉर्मेशन भी दे दो, जैसे गोल्स क्या है, आर्टिफिशियल इन्फॉर्मेशन ही हुआ ना, इट इज़ नॉट समथिंग रियल, इट इज़ समथिंग दैट यू आर फीडिंग योर ब्रेन. यू आर फीडिंग योर ब्रेन सम इन्फॉर्मेशन एंड सेइंग कि आप ये रिकॉर्ड करके रखो, ताकि बाद में जब मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन देखूं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, और लोग मुझे इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मार्केटिंग हो रहा है, मेरे दिमाग में मेरे गोल्स बहुत क्लियर हैं, तो मैं अपने गोल्स के हिसाब से ही डिसीजन लूँगी और कुछ नहीं. और फिर वो कन्फ्यूजन और क्लटर थोड़ा कम हो जाएगा. द मोमेंट यू हैव फेड दिस आर्टिफिशियल इन्फॉर्मेशन इनटू योर ब्रेन कि दीज आर माई गोल्स, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन एटलीस्ट आपके टॉप 3 गोल्स के लिए आप एक एक्शन प्लान बना के ही निकलेंगे इस कमरे से. छोटा सा अभी हम एक्सरसाइज करेंगे फॉर अराउंड 5 मिनट्स. तो आपको क्या करना है कि ये आपको कुछ अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, एरियाज़ हैं, जैसे फैमिली, हेल्थ, लर्निंग, वर्क, मनी, कम्युनिटी. तो कम्युनिटी जैसे रिमझिम मैडम ने बोला कि उनको डोनेशन देना, कम्युनिटी को हेल्प करना पसंद है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी. एंड इनर ग्रोथ, मी टाइम. ठीक है, तो ये सब थोड़े एस्पेक्ट्स हैं. मेरे लिए इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी ट्रैवल. वैसे ही आपको भी अगर आपके लिए स्पेसिफिक कोई पॉइंट है तो आप इसमें डाल सकते हो. आपको करना क्या है कि इस ईच एरिया में ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ सेटिस्फाइड आर यू फीलिंग टुडे अबाउट योर लाइफ. सो इफ़ यू नोटिस दैट देयर इज़, इसमें जो है ना मनी एंड टाइम, इन दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, right? So if I want to give time to myself or to my family, it may mean taking some kind of spending less time working possibly. एक इनके सामने बोलना पड़ रहा है, but हाँ, so this could be one way. One could be you're working normally, but there are other things which you're doing where you are not using your time the way you want to, right? So there could be other areas where आप जो time spend कर रहे हैं, you're not spending things on what is important to you. So is it possible to take some time from that and use it in doing things that are important to you, right? So now based on this exercise, आप थोड़ा सोच सकते हैं कि are there any, now why is money important to you? Now let's come to the question of money, right? So ये जो एक area है इसमें which is most important is also most urgent, इनको आप इस quadrant में डालोगे, जो पहला quadrant है. नहीं, इसमें आपके इसमें नहीं होगा, तो ये आप नोट कर लीजिए. सो आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ 3 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू यू इन टर्म्स ऑफ मनी, कि वाई इज़ मनी इम्पॉर्टेंट टू यू. ठीक है, इसके लिए आप अगर 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, एंड दीज पॉइंट्स ट्राई टू क्लासीफाई देम. इज दिस इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट? इज इट नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट? इट इज़ अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज़ नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट. अर्जेंट हुआ कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी टाइम बाउंड, कि मुझे ये आई हैव टू अचीव इट इमीडिएटली और इन द नियर टर्म और शॉर्ट टर्म. एंड इम्पॉर्टेंट इज समथिंग फ्रॉम वॉट वी डिस्कस्ड इन द व्हील ऑफ लाइफ. इट इज़ जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर माई हैप्पीनेस एंड फॉर माई सेटिस्फैक्शन, राइट? सो जो चीज़ें ना अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट दोनों में फॉल कर रही है, वो आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, राइट? एंड योर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इज़ नंबर 2, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट. तो ये हो सकता है कि ये 10 years
आगे का गोल है, 20 ईयर्स आगे का गोल है, 15 ईयर्स आगे का गोल हो, राइट? ऑफकोर्स जो पॉइंट नंबर 4 है उसको तो आप डिलीट ही कर दीजिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए आइडियली. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल इज़ दिस एंड द बेस्ट वे टू गेट देयर इज़ फर्स्ट सेविंग योर मनी. हर महीने आप थोड़ा अमाउंट इस गोल के लिए एलोकेट कर रहे हो और वो जो अमाउंट है आप सेविंग लेके उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो. तो आपने करेक्ट बोला, सेविंग है कुछ अमाउंट हर महीने अलग करना अपने गोल के लिए, एंड उसको इन्वेस्ट करना मतलब उसको putting it in a product which gives you returns, making your money work for you, right? So your money does the hard work and your money earns you good returns ताकि आपका पैसा compound होके grow हो. So now I request you to open your financial action plan sheet. So इसमें आपको 3 चीज़ें भरनी है. One is priority के basis पे, okay? So सबसे important priority कौन सा है? वो what is the goal? By when do you want to achieve that goal? And how much do you need in today's value? जो पहले 3 कॉलम है, right? What is the goal? By when? And how much do you need in today's value? So मान लीजिए अगर ट्रैवल का गोल है, आपको हर 2 साल में ट्रैवल करना है, तो वो ट्रैवल का बजट क्या है, वो वैल्यू आप आज के वैल्यू में लिख दीजिए. तो उन्होंने 2 चीज़ें सोची गोल्स के हिसाब से. एक उन्होंने बोला कि उनको फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और दूसरा उन्होंने बोला कि शी वॉन्ट्स टू एजुकेट हर चिल्ड्रन. बाय व्हेन में आएगा, कितने साल और बाकी हैं उसके लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए, और वैल्यू उसका कितना, कॉलेज एजुकेशन है तो कितना अमाउंट लगभग उनको एक गेस लगाइए मैम. एग्जैक्ट अमाउंट होना ज़रूरी नहीं है, पर दिस इज़ ऑल अबाउट गेस वर्क. आपके सामने न्यूज़पेपर का एक स्टैक रखा हुआ है. आपको इन न्यूज़पेपर्स के साथ एज अ टीम कुछ इनोवेटिव बनाना है. So it can be a building, it can be a monument, it can be a house. तो वो आपके सोच पे डिपेंड करता है. आपके पास 10 minutes हैं, so you can start. आप सब सोचने लगे कि अभी करना क्या है. फिर आपने सबने मिल के अपने आइडियाज़ साथ में शेयर किए एक दूसरे से, एंड देन यू केम अप विद एन एक्शन प्लान. एक्शन प्लान था क्या, आपने विजुअलाइज किया दिमाग में कि ये कैसे दिखने वाला है, मेरा एंड प्रोडक्ट, मेरा जो गोल है वो 10 मिनट के बाद कैसे दिखने वाला है. आपने विजुअलाइज किया और फिर आपने थोड़ा सोचा कि इसको कैसे करना है, विच इज़ योर एक्शन प्लान, and then you started action, right? So now in our next steps we are going to go further with our financial action plan, and I want to congratulate all the teams. आपने क्या innovative ideas निकाले. Okay, तो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें. So अभी तक हमने क्या किया, हमने अपने values के बारे में थोड़ा डिस्कस किया. तो ये जो हमने व्हील ऑफ लाइफ बनाया, that was a broad idea कि आपके जो सारे goals हैं वो किन किन values से relate होने चाहिए, right? So these are what are all the areas in your life that are very important कि कम वर्ड में ये चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं, मेरी वैल्यूज़ तो वही रहेंगी, और उसके बेसिस पे आपने थोड़ी डिटेल में गोल्स के बारे में सोचा. तो ये अगर आपका वैल्यू फैमिली है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि एजुकेशन फैमिली का इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है. फॉर समवन एल्स मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मी टाइम के लिए आपने सोचा कि ट्रैवल मैं कैसे इसमें जोड़ सकती हूँ. सो दैट यू थॉट अबाउट. फॉर मैडम गिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैम ने शायद कुछ गोल लिखा होगा इसके बारे में.
आगे जाके देखेंगे। आपने बोला हायर एजुकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोगों को घर खरीदना है, कार खरीदना है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस गोल अ लिटिल मोर डीपली कि अगर आपको ये अकम्प्लिश करना है तो आप कैसे करोगे। इसमें नंबर 1 चीज़ है ये याद रखना कि इन्फ्लेशन वर्ड सबको समझ में आता है? एनीबडी हु डजंट नो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, कैन यू रेज योर हैंड? आराम से मतलब आप खुल के बता सकते हैं अगर वर्ड का बिल्कुल मीनिंग नहीं पता कि इन्फ्लेशन होता क्या है। थैंक यू, नहीं पता। और कोई नहीं पता? एनीबडी एल्स? नहीं पता। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। तो महंगाई इंडिया में 2 तरीके से उसका रेट मेजर होता है। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कि होलसेल रेट में अगर कोई खरीद रहा है, जैसे फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होलसेल में जब कुछ चीज़ जैसे सरिया बनाने के लिए फॉर एग्जांपल उनको होलसेल में आयरन मेटल खरीदना पड़ता है, राइट? और बताइए होलसेल में क्या खरीदना पड़ता है कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को? रॉ मटेरियल कोई भी हो होलसेल में खरीदते हैं। होलसेल का रेट अगर आप 2 महीने पहले देखो तो वो 14% तक चला गया था। 100 रुपये की चीज़ 14% से बढ़ के 114 हो गई, एंड दिस इज़ योर होलसेल प्राइस इंडेक्स। बट दिस डज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट अस, क्योंकि हम तो होलसेल पे चीज़ें नहीं खरीदते, हम लोग रिटेल कस्टमर्स हैं, और रिटेल का अलग प्राइस इंडेक्स होता है विच इज़ कॉल्ड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। तो अगर आप न्यूज़पेपर में देखो तो एक CPI इंडेक्स भी आता है। एंड जो मैम ने सही तरीके से बताया, CPI ना इंडिया में जो एवरेज जनरली चलता है वो अराउंड 5 to 6% होता है, 6 to 7% भी मान के चल सकते हो। पर इस साल इट हैज़ क्रॉस्ड 8%, इट इज़ अराउंड 9%, और ये हमें सरकार बता रही है। पर हम जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हैं वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और ये टोटली प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको एयर ट्रैवल करके कहीं हॉलिडे पे जाना है, उसकी महंगाई अलग रेट से बढ़ रही है। अगर आप मान लो आपको एजुकेशन के बारे में आप सोच रहे हो, उसकी महंगाई अलग रेट से बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें एग्जैक्ट महंगाई का रेट निकालना बहुत मुश्किल है। सो से फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ में आपने 100 रुपये डाले किसी प्रोडक्ट में और वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है 10%, तो आपको इन्फ्लेशन से थोड़ा बढ़ के ही आपका पैसा बढ़ाना है, राइट? यू हैव टू ग्रो योर मनी एट अ रेट विच इज़ हायर देन इन्फ्लेशन। सो वी ऑलवेज अज्यूम, अगर आप अपना फाइनेंशियल एक्शन प्लान बना रहे हो तो उसमें हमेशा ये मान के चलना कि इन्फ्लेशन एटलीस्ट 8% से बढ़ने वाली है। तो मान लीजिए आपका गोल है एजुकेशन का, बच्चे को एजुकेट कराना है, तो आप ये एटलीस्ट 8 से 10% से बढ़ाते जाइए, और ये सोचिए कि अगर ये इसी रेट से बढ़ता गया तो आज की वैल्यू 15 साल बाद या 10 साल बाद क्या होने वाली है। दूसरा तरीका है कि आप सोच के चलिए कि जो भी आप अमाउंट लेते हो गोल का, वो आप थोड़ा इन्फ्लेटेड अमाउंट ही लो, ठीक है? आप अपने दिमाग में ही थोड़ा एस्टिमेट करके देखिए कि इस गोल के लिए अगर मैं थोड़ा ज़्यादा लेके चलूँ तो व्हाट कुड द अमाउंट बी। सो लेट्स गो बैक टू द PPT। ओके, अभी मैं आपसे चाहती हूँ कि आप वैल्यू लिख दीजिए, और वहाँ पे 8% के हिसाब से बढ़ेगा तो जस्ट राइट 8% इंक्रीज एवरी ईयर ब्रैकेट्स में, और फ्यूचर वैल्यू कुछ अमाउंट आप वहाँ लिख दीजिए थोड़ा बढ़ा के। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर 10% के रेट से बढ़ता गया, मैम का जो गोल 8% से बढ़ता गया फॉर 10 ईयर्स, वो अमाउंट डबल हो जाएगा। ₹100 है, और आपको इसको 10 ईयर्स के बाद का वैल्यू देखना है, और ये 8% से हर साल बढ़ रहा है। तो इसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप ले सकते हो 100 इंटू 1 प्लस 8% रेज टू द पावर ऑफ 10। ठीक है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है इसके लिए, तो अगर आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 100 रुपीज़ के जगह पे आप अपने गोल का फ्यूचर वैल्यू लिखेंगे। ये सब एक्सप्लेन करने का एक ही मकसद है मेरा कि यू शुड नो दैट ये जो आपने वैल्यू लिखा है ना उस गोल का, वो बढ़ने ही वाला है। तो आप जो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो उसका रेट थोड़ा बढ़ा के ही लेना पड़ेगा। तो अगर इन्फ्लेशन 8% है, सो थिंक ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स, उनके लिए तो आपको थोड़ा 8% से ऊपर लेके ही चलना पड़ेगा।
for long term goals, and by long term goals I mean anything which is above 7 years, 7 to 8 years. Okay, कि crores of money is lying unclaimed with banks, with mutual fund houses, insurance companies and even with LIC and all of that. unclaimed money का मतलब समझते हो आप? कौन बताएगा मुझे what is unclaimed money? हाँ, जिसका कोई क्लेम नहीं कर रहा है. क्लेम नहीं कर रहा, LIC ले रखी है किसी ने और बाई चांस से किसी का टर्म इंश्योरेंस हाँ, डेथ हो गई, फैमिली को इन्फॉर्म नहीं क्या? किया, हाँ. उन्होंने क्लेम नहीं किया तो वो मनी जो है वो बैंक LIC कंपनी के पास हाँ. रहेगा. तो बैंक पता है क्या करती है, वो कुछ साल वेट करती है, अगर कोई क्लेम नहीं करता तो वो पैसे सब पब्लिक मनी में चला जाता है. और ऐसे बैंक्स के पास और ये सारे कंपनीज, पोस्ट ऑफिस के पास करोड़, मतलब करोड़ से भी ज़्यादा, 100 करोड़ से भी ज़्यादा, 1500 करोड़, 2500 करोड़ जितना पैसा जमा है. और इसका रीज़न क्या है आप सोच सकते हो? एक तो लोगों की डेथ हो गई और उनकी फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं कि पैसा कहाँ है, राइट? दूसरा इसका क्या कारण है कि लोग खुद पैसों का ट्रैक ही नहीं रखते. दे आर अनअवेयर ऑफ वेयर देयर मनी लाइज, राइट? तो एक तो आपने गोल शीट बना लिया कि ओ माय गॉड यू नो इतना कुछ करना है मुझे, पर दूसरा आपको यही नहीं पता कि मेरे पैसे कहाँ पड़े हैं और ऑलरेडी मेरे पास इस गोल के लिए शायद थोड़े से पैसे सेविंग्स हैं अकाउंट में, राइट? तो देयरफॉर नाउ आई वुड लाइक यू टू डू एन एक्सरसाइज. इसमें एक शीट होगा, नेटवर्थ शीट. मुझे पता है कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी नहीं होगा, बट फॉर दिस सेशन आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए. जो मैरिड लेडीज़ हैं आप अपने फैमिली के बारे में सोचिए. जो आप सिंगल हो तो सिर्फ अपना ही देखिए कि हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर बैंक अकाउंट्स राइट नाउ. सेविंग्स अकाउंट्स में कितना बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट्स में कितना बैलेंस है, अगर म्यूचुअल फंड लिया है तो उसमें लगभग कितना बैलेंस है. अगर एक गेस भी डाल सकते हो ना, एक एस्टिमेट, वो लेके चलिए. और अगर लोन है, क्रेडिट कार्ड डेट, तो उसको आप दूसरे कॉलम में डालिए. तो अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स जो लिखे थे वापस अभी उस शीट पे जाइए और ये सोचिए कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसमें से ये जो ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ अमाउंट है उसमें से कुछ इस चीज़ के लिए एलोकेट हो सकता है क्या? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ऑलरेडी आपने इतनी पैसे, जैसे मैम बोल रही थी कि प्लानिंग का पूरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हर एक जो आपका सेविंग या इन्वेस्टमेंट का जो फंड है, यू स्टार्ट गिविंग इट अ नेम. दिस इज़ माई ट्रैवल फंड, दिस इज़ माई रिटायरमेंट किटी, राइट? 2-3 अकाउंट भी हो सकते हैं. जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे रिटायरमेंट फंड में थोड़ा पैसा प्रोविडेंट फंड वाला भी आ जाएगा, थोड़ा म्यूचुअल फंड वाला भी आ जाएगा. तो अगर 2-3 अकाउंट के पैसे भी उस चीज़ पे एलोकेट करना है तो आप कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही अकाउंट में सारा पैसा डाल रहे हो एक गोल के लिए. ओके, सो ये स्टेप हो गया सबका, थम्स अप. सो व्हाट कैन यू डू नाउ टू मूव फ्रॉम योर प्रेजेंट सिचुएशन, आपका जो प्रोग्रेस सो फार है, टू योर फ्यूचर प्लान. ओके, सो अभी हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो है एक्शन स्टेप्स रिक्वायर्ड, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर गोल इज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शन स्टेप्स. सो आप थोड़ा मेरे को बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या आप एक्शन स्टेप्स ले सकते हो आपके गोल तक पहुंचने के लिए? कोई मेरे को एक एग्जांपल दीजिए. हाँ, बताइए. या यू. एक्सपेंसेस थोड़े से डिक्रीज करके अगर मैं उसको थोड़ा और अगर मैं इन्वेस्ट करूँ या फिर सेविंग्स करूँ, राइट, अचीव हो सकता है. बिल्कुल. हाँ, तो एक्सपेंसेस थोड़ा डिक्रीज करके उसमें जो सरप्लस बचता है उसको मैं और इन्वेस्ट कर सकती हूँ. और कोई आइडियाज़? हैं जी, साइड इनकम. ओके, साइड इनकम बनाने की कोशिश हो सकती है. और कोई आइडियाज़? जो है उसी में थोड़ा थोड़ा करके ओके, लुकिंग फॉर अ बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान. हाँ, तो रेट ऑफ रिटर्न भी थोड़ा, स्पेशली लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं ना, उनके आप थोड़ा रिटर्न भी थोड़ा बढ़ा के देख सकते हो कि किस में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है प्रोडक्ट में. सो लाइक यू राइटली सेड, आपका जब इनकम आता है तो हम एक और एक्सरसाइज, अभी लास्ट मेहनत आपको जो करनी पड़ेगी वो एक लास्ट शीट है जो है कैश फ्लो शीट. तो आपके क्या क्या आपकी जो भी इनकम आती है उसमें से आउटफ्लो क्या क्या पैसा होता है. व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड है इसमें कुछ सरप्लस आपका बच रहा है क्या हर महीने? हाँ जी,
आप करते हो अभी फिलहाल? हाँ, तो वो तो अभी इसमें नहीं आएगा। ओनली आपका इनकम कितना आता है उसमें से आउटफ्लो कितना जाता है। जो ऑलरेडी है आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट वो आपने प्रीवियस सीट में डाली है, राइट? सो दैट इज़ योर एसेट। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कैन यू थिंक ऑफ इनकम कितना आता है और आउटफ्लो कितना होता है। मंथली बेसिस पर सोचिए कि पर मंथ कितना आपके पास सरप्लस बचता है। अभी अपने जो आपका जो एक्शन प्लान है इसमें आप लिख सकते हैं क्या कि आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपको SIP या मंथली कितना सेव या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसका आप थोड़ा सा हिसाब लगा के लिख सकते हो उसमें। सो इफ़ योर गोल इज़ 10 lakhs in 10 years फॉर एग्जाम्पल मैम का, सो 10 lakhs in 10 years का हमने हिसाब किया था, इट्स अराउंड 21 lakhs, राइट? सो 21, हमें आपको एक यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। कितने ईयर्स लिया था हमने? 10 years ना, 10 into 12। तो मैम को हर महीने, so every month ma'am can put 9,292 rupees in a SIP at the rate of 12% per annum। तो जाके उनका जो ये 21 लाख का गोल है वो 10 साल में अचीव हो सकता है। तो 12% हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि एवरेज 12% तो देगा ही देगा, उसके अबव भी आपको मिल सकता है, उससे कम पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि हम लेके इसके बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे कि कैसे रेट ऑफ रिटर्न होता है, किस टाइप का प्रोडक्ट होता है और क्यों मैंने यहाँ पे 12% लिया। सो दिस इज़ द क्वेश्चन विच एवरीवन हैज़ बीन वेटिंग फॉर, वेयर शुड आई इन्वेस्ट। अभी पैसे आपके ग्रो करने के लिए मेनली 3 तरीके हैं, ओके? तरीका नंबर 1, आप अपने पैसे किसी को लेंड करो, राइट? लेंडिंग योर मनी टू अदर पीपल एंड चार्जिंग देम एन इंटरेस्ट रेट। सो आप जब पैसे अपने बैंक को देते हो, फिक्स डिपॉजिट में, सेविंग्स अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट में, आप कर क्या रहे हो? आप पैसे बैंक को लोन में दे रहे हो, तो बैंक आपसे लोन ले रही है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है कि बैंक आपसे लोन ले और आपको उस पर इंटरेस्ट दे। तो बैंक क्या करती है? आपसे लोन दे के उसको ऑन लेंड करती है, वो दूसरे लोगों को लेंड करती है, शॉपकीपर्स को, मर्चेंट्स को, बिजनेस पीपल को, कंपनीज़ को, सबको लेंड करती है। दूसरा लेंडिंग का तरीका है बॉन्ड्स, राइट? इसमें 2-3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, जब आप पैसे अपने गवर्नमेंट को दो, गवर्नमेंट आपसे लोन लेती है और वो लोन लगाती है अलग अलग चीज़ों में। सो इट कैन बी अ नेशनल हाईवे अथॉरिटी बॉन्ड, तो वो आपके पैसे लेके नेशनल हाईवेज़ बनाएगी। तो आपसे लोन लिया उन्होंने और आपको बोल देगी कि आई विल गिव यू एन इंटरेस्ट रेट ऑफ से 6% या 7%, ठीक है? एक और इसमें तरीका है विच इज़ कॉल्ड अ बॉन्ड कॉल्ड अ कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है? जहाँ कंपनी आपसे पैसे लेती है लोन में और बोलती है कि मैं आपको इस पर 7 या 8% इंटरेस्ट, थोड़ा ज़्यादा, गवर्नमेंट से ज़्यादा, FD से ज़्यादा, अराउंड 8%, 9% आपको इंटरेस्ट हम लोग देंगे, तो आप हमारे साथ इन्वेस्ट करो। तो इसमें क्या है? इसमें टर्म भी आपका फिक्स्ड रहता है, ठीक है? तो इस चीज़ का जो टेक्निकल जार्गन वर्ड जो आप सुनोगे वो वर्ड है डेट। डेट का मतलब क्या है? उधार, राइट? डेट इज इक्वल टू इट्स अ लाइबिलिटी, कर्ज, आई थिंक, राइट? कर्ज इज द राइट वर्ड। सो लेंडिंग योर मनी टू अदर्स इज़ वन वे टू डू इट, बट इट इज़ द लीस्ट रिस्की वे, मतलब सबसे कम रिस्क है इस चीज़ में और रिटर्न भी कम है, राइट? इसमें सेविंग्स अकाउंट में आपका क्या इंटरेस्ट रहता है? 3%, हाँ 3%। FDs में आपका 5%, राइट? आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेंगे तो उसमें आपको 1% ज़्यादा मिल सकता है, और आप कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदोगे तो उससे और 1% ज़्यादा मिल सकता है। तो मैक्सिमम आपका जाएगा अराउंड 5 to 8%, राइट, के रेंज में। और इस चीज़ को हम बोलते हैं डेट। तो वेरी शॉर्ट टर्म डेट हो गया आपका। वेरी शॉर्ट टर्म मतलब जो पैसे आपको बहुत ही कम टाइम के लिए में चाहिए, ठीक है? तो सबसे, मान लो आपको इन द नेक्स्ट 6 months ये पैसे चाहिए, तो इसको आप वेरी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाओगे। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा 0 to 3 years हो तो वेरी शॉर्ट टर्म डेट, 4 to 10 years वाला आपका टाइम फ्रेम है
तो उसको आप सिंपल डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाओगे, जैसे टर्म डिपॉजिट्स यानी आपका फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, फिर आगे आपका प्रोविडेंट फंड, फिर कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, RBI बॉन्ड्स, NPS, KVP, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र का नाम सुना है? ये भी अच्छा रेट देता है, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको मिल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना अगर आपकी डॉटर्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और आगे आपका लास्ट पॉइंट डेट म्यूचुअल फंड्स। तो ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? आप देखोगे यहाँ पे भी मैंने म्यूचुअल फंड लिखा है डेट में, और यहाँ भी म्यूचुअल फंड लिखा है। म्यूचुअल फंड ये है कि अ म्यूचुअल फंड कंपनी टेक्स योर मनी एंड सेज कि हम आपके पैसे आपके लिए इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, मुझे भी ये समझ में नहीं आता कि मैं कौन से स्टॉक्स में अपने पैसे लगाऊं। तो मैं क्या बोलती हूँ कि चलो मैं अपने पैसे म्यूचुअल फंड को दे देती हूँ, दे विल पुट माई मनी एंड इन्वेस्ट इट फॉर मी इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड, इन डिफरेंट स्टॉक्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या करती है, वो आपके पैसे अलग अलग शेयर्स में लगाती है, शेयर्स में, स्टॉक्स में। और डेट म्यूचुअल फंड्स क्या करती है, वो आपके पैसे अलग अलग बॉन्ड्स में लगाती है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में, RBI बॉन्ड में। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके लिए एक ही तरीका है पैसे ग्रो करने का, और वो है इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब है कि आप एक कंपनी का पार्ट खरीदते हो। कंपनी बोलती है कि मुझे एक्सपैंड करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो कोलगेट का लेते हैं एग्जांपल। कोलगेट बोलती है कि मुझे नए फैक्ट्रीज़ खोलने हैं, मुझे अपना कंपनी एक्सपैंड करना है, और इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, और मुझे नए एम्प्लॉयज़ भी लगेंगे, उसमें फर्नीचर लगेगा, मशीनरी लगेगी, और इस सब के लिए मुझे पैसे चाहिए जो मैं इन्वेस्टर्स से लूँगा। तो कोलगेट क्या करता है कि वो आपके पास आता है IPO लेके, या एक नया मतलब न्यू शेयर ऑफरिंग लेके आता है, और बोलता है कि आप लोग इन्वेस्ट करो, और जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट्स आएंगे हम आपको इसमें डिविडेंड देंगे। तो आप बोलते हो ओके, तो आप 100 रुपीज़ का शेयर खरीदते हो, और आपकी तरफ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, सब 100 रुपये का शेयर खरीदते हैं, और इससे इनको पैसा मिलता है, जिससे वो नई फैक्ट्री खोलते हैं, नया फर्नीचर लेते हैं, नए मशीन्स लेते हैं, नए एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सैलरीज देते हैं। और जैसे ही उनका ग्रोथ होने लगता है और कोलगेट टूथपेस्ट बिकते हैं, उनकी प्रॉफिट होती है, और वो प्रॉफिट आपको वापस देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड। इसमें और फिक्स्ड डिपॉजिट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो है कि फिक्स्ड डिपॉजिट का फिक्स टर्म रहता है। इसलिए ये जो डेट है ना, डेट वाले सारे आइटम का फिक्स टर्म रहता है, इसलिए इनको फिक्स्ड इनकम भी कहते हैं। इक्विटी में कोई फिक्स टर्म नहीं होता, आपको 10 साल के लिए रखना है तो रखो, आपको 20 साल के लिए रखना है तो रखो, राइट। तो कंपनी इज़ नॉट लायबल टू, आपको जब अपने शेयर्स वापस खरीदने हैं तो आप ले सकते हो, राइट। तो ये जो इक्विटी वाला ऑप्शन है, दिस इज़ द ओनली वे टू ग्रो योर मनी मोर देन इन्फ्लेशन। लेकिन इसमें एक कैच है, अभी आपके जो शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल है, वो है इमरजेंसी फंड। मैम, हाँ, नहीं, ब्लू कुर्ता, यस। सो यू हैड सेड समथिंग राइट, कि कुछ पैसे हैं जो मुझे बस रखने हैं कि बाद में कुछ काम आएगा तो मैं उसको यूज़ करूँगी। सो दैट इज़ योर इमरजेंसी फंड, राइट। इमरजेंसी फंड में जो आप पैसे रखते हो, वो आइडियली आपको बिल्कुल लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में डालना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ मनी विच यू कुड नीड एनी टाइम, राइट। सो इसमें आपको और कोई क्वेश्चंस है क्या? इस स्लाइड पे थोड़ा 2 मिनट और स्पेंड करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ESOPs होते हैं इक्विटी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, राइट। सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आर ऑप्शंस गिवन बाय योर कंपनी। तो मान लीजिए आपकी एक नई, आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हो, है ना, तो स्टार्टअप बोलता है कि मैं आपको बहुत बड़ी सैलरी तो नहीं दे सकता, बट मैं आपको स्टॉक ऑप्शंस दे सकता हूँ, यानी मैं आपको शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा हूँ। तो जिस दिन आपको वो लेना है आप खरीद सकते हो। तो वो जो मार्केट को हिट करेगा, आपने मान लो 100 रुपये में ख़रीदा और मार्केट रेट उसका चल रहा है 300 रुपीज़, सो द कंपनी इज़ गिविंग इट टू यू एट अ बिग डिस्काउंट। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ शेयर मार्केट ओनली। आपने जो पैसे उनको दिए, उसमें से जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया वो आपको वापस दे रही है, राइट।
ये एक चीज़ हुआ, पर इसमें कमाने का एक और तरीका है और इसलिए शेयर मार्केट से हमें इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। वो है कि शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है क्योंकि उसका डिमांड बढ़ता जाता है। तो स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में जिन शेयर्स का पहले से इनको पता है ना कि इसका आगे जाके बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, उन शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। और जैसे शेयर, तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक आपको उसमें से डिविडेंड मिल रहा है और एक है शेयर की प्राइस भी बढ़ती जा रही है मार्केट में। तो जो शेयर आपने 100 रुपये में ख़रीदा उस पर आपको 10 रुपये डिविडेंड मिल रहा है और 4 साल 5 साल बाद 6 साल बाद लोग उसको 200 रुपये में ख़रीदने को तैयार हैं, राइट। सो 2 थिंग्स आर हैपनिंग, एक उसकी प्राइस अप्रिशिएट हो रही है, उसकी प्राइस बढ़ रही है डिमांड के वजह से, और दूसरा आपको इस पर डिविडेंड मिल रहा है। और इस वजह से आपको इक्विटी में 12% से लेके 24 उसका कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम आपको 12% तक, ये मैं आपको बेस्ड ऑन निफ्टी और जो अपना BSE वगैरह होता है उनका अगर आप एवरेज लेके चलो तो 12%, तो सबसे लेस रिस्की वाले आप अच्छे स्टॉक्स लो ना तो 12% तक आपको उसमें मिल सकता है। तो एक है कि आप खुद स्टॉक सिलेक्शन करना शुरू करो, और ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप ट्रेनिंग लो, जॉइन अ कोर्स विच टीचेस यू हाउ टू एनालाइज स्टॉक्स। ठीक है, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बहुत ही बेसिक्स देखते हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उसको कौन चला रहे हैं, इनके प्रोमोटर्स कौन हैं, उनके लीडर्स कौन हैं, CEO कौन है, तो बहुत ही क्वालिटेटिव वाले चीज़ें देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग इनकी रेशियोज़ देखते हैं अलग अलग, और उनकी हिस्ट्री देखते हैं कंपनी की पूरी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के अलग अलग रेशियोज़ होते हैं उसमें। तो अगर आपको इसमें परसेंटेजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो ये समझ लगाने के लिए एक आप चीज़ कर सकते हो कि आप लोग कोर्सेज ऑनलाइन बहुत है इसमें, तो आप ऑनलाइन कोर्स करो और ये समझो कि मैं खुद अपने स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करूं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि बाद में भी आपके दिमाग में ये चलेगा कि ये स्टॉक बेचने का टाइम हुआ या नहीं हुआ, मार्केट अभी डाउन चल रही है, चलो मैं अपने सारे पैसे निकाल दूँ। द अदर ऑप्शन यू हैव इज़ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड यही वाला जो हमारा प्रॉब्लम है ये सॉल्व करती है। म्यूचुअल फंड हाउस में एक जो म्यूचुअल फंड आपने खरीदा उसका एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, उसको कहते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का काम क्या है कि आप जब उनको पैसे देते हो, he or she will do their own research. So she will do her research to find out which are the good stocks. She is already an expert at doing this. तो जो पैसे सेल करना, बाय करना, आपने पैसे उनको दे दिए, पोर्टफोलियो वो बनाएंगे स्टॉक्स की। ठीक है, पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स कि कितनी वैल्यू कौन सी स्टॉक में डालनी है। मतलब क्या हो गया कि उसमें भी अलग अलग वेटेज होगा कि मान लो उनके पास आपकी तरह आपने 100 रुपये डाले, इन्होंने और 100 रुपये, 10 लोगों ने 100 रुपये डाले, तो उनके पास 1000 रुपीज़ का नेट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, AUM। और वो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1000 रुपये को वो लोग कहाँ कहाँ डालते हैं वो उनका पोर्टफोलियो हो जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली अ बेटर रूट देन बाइंग स्टॉक्स। वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप म्यूचुअल फंड के रूट से, सो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट डेट म्यूचुअल फंड, मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रही हूँ। इक्विटी यानी जहाँ आपकी सारे पैसे वो लोग शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। तो इसमें ना आपको फिर वरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है टाइमिंग और सिलेक्शन की, और टैक्सेशन का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदो तो वो उसका जो डिविडेंड आता है वो सीधा आपके अकाउंट में आता है और वो आपको स्लैब रेट पे उसका कैलकुलेशन होगा। तो मान लो आप 20% या 30% स्लैब रेट में आते हो तो आपका उस हिसाब से कैलकुलेशन भी होगा। बट इफ़ यू गो थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट, म्यूचुअल फंड के लिए डिविडेंड्स टैक्स फ्री होते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड में आप म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग ऑप्शंस आते हैं कि एक है कि आप डिविडेंड अलग से ले लो और वो जो प्राइस अप्रिसिएशन हो रही है ना वो अलग से होते जाएगी। तो डिविडेंड पार्ट अगर आपको अलग से चाहिए तो उसके लिए एक विड्रॉयल ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन है ग्रोथ ऑप्शन। तो अगर आप ग्रोथ ऑप्शन लो ना तो डिविडेंड और जो शेयर की प्राइस बढ़ रही है दोनों साथ में होते जाएंगे और आपकी स्टॉक बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्या है, तो डिविडेंड वापस आपके अकाउंट में नहीं आ रहा, सो यू विल गेट अ बेटर टैक्स बेनिफिट इन दिस। इसमें आपको सिर्फ 10%
विथ फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी आपको भरना पड़ेगा। तो आप लोग अगर अलग अलग स्लैब रेट्स में आते हो ना, जैसे स्पेशली जो लोग 20% में आ जाते हैं, 20 और 30 में, उनको बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव म्यूचुअल फंड इज़ अ बेटर रूट टू इन्वेस्ट। ये टैक्सेशन का आप अभी ज़्यादा सोचिए मत, टैक्सेशन पे हम अलग से एक सेशन और डीप में जा सकते हैं। फॉर योर नॉलेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 2 मेन एसेट क्लास है, एक है डेट और एक है इक्विटी, राइट? तो अगर आपने अभी आप वापस अपने फाइनेंशियल गोल्स एक बार देखिए और मेरे को बताइए कि अगर आपका गोल नेक्स्ट 4 to 10 ईयर्स है, 4 to 10 ईयर्स में ना आप एक हाइब्रिड भी ले सकते हो, इसलिए मैंने 4 to 10 बीच में लिखा है। 4 to 10 में आप कुछ पैसा अपना डेट में डाल सकते हो और कुछ पैसा अपना इक्विटी में डाल सकते हो। और मैम ने ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी थी कि इक्विटी मार्केट तो अप डाउन ऐसा होता जाता है। तो मान लो कि मेरे 7 ईयर्स यहाँ कंप्लीट हुए और यहाँ पे पूरा डिप हो गया, यहाँ तक आ गया, तो आप क्या करोगे, राइट? तो इस केस में जो एडवाइज़र्स आपको बताएंगे कि पैसे आप 1-2 साल पहले ही निकाल लो और उसको डेट में डाल दो। तो मान लो कि आपका 10 ईयर्स दूर है ना, तो आपने 8 ईयर्स के लिए इक्विटी में पैसे डाले, आपका ग्रो होता गया। जैसे वो गोल पास आती है, शिफ्ट योर मनी टू अ सेफर इंस्ट्रूमेंट, राइट? क्योंकि ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी सेफ्टी को इसके साथ मैच नहीं किया जा सकता। तो रिस्क भी अगर आप ले रहे हो तो सट्टेबाजी के बारे में तो सोचो ही मत, लॉन्ग टर्म सोचो। और लॉन्ग टर्म सोचने के लिए आपको ये देखना है कि मार्केट, जैसे अभी मार्केट बहुत ही डाउन है, पर मैंने एक बार अपना जाके चेक नहीं किया कि मेरे इक्विटी की क्या वैल्यू हो गई है। मेरे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, मेरे शेयर्स, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे वो पैसे अभी चाहिए नहीं। ये सारा पैसा मेरा रिटायरमेंट का पैसा है और मेरे बच्चे के कॉलेज एजुकेशन का। तो जैसे वो गोल मेरा पास आएगा, मैं वो पैसे निकाल के दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डाल दूंगी जो ज़्यादा सेफ़ है। म्यूचुअल फंड्स ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पर हम अलग से वी कैन डू अ 1 hour सेशन। Taxes itself is a very big topic. Yeah. So we'll see how much we can cover today without overloading everybody. Yeah. So हाँ, तो आज हम इन्वेस्टिंग पे ही फोकस करते हैं। एंड अगर आपको और इंटरेस्ट है तो यू कैन स्पीक टू मैम अबाउट द टॉपिक्स दैट वी कैन टेक अप। या